अपना सेक्शन नंबर 22 कंप्लीट हो गया था। ओके, सेक्शन नंबर 22 वाज लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट रहता है इट इज सेक्शन नंबर 22। ओके, वो अपना कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24, ओके, दो सेक्शंस पढ़ने का। सेक्शन नंबर 23 का हेडिंग है पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन नंबर 24 का हेडिंग है पर्सन लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, दो सेक्शंस अभी हम लोग को करना है, सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24। ओके, सेक्शन नंबर 23, पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, एंड सेक्शन नंबर 24, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अभी टोटल मिला के इन दोनों सेक्शंस में 23 पॉइंट्स हैं। ओके, जो अपने को याद रखना है कि इन इन लोगों को नंबर लेने का है और इन इन लोगों को नंबर नहीं लेना है। ओके, अपने को पूरा 23 पॉइंट्स याद होना चाहिए। हाँ। ओके, पूरा याद हो जाएगा, डोंट वरी। बिना देखे तुम लोग बोल सकते हो, गारंटी। चलो, अपने को ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का एक पॉइंट मालूम है, बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं कि ये पर्सन को कंपलसरी नंबर लेने का ही है करके। हाँ, वेरी गुड। आरसीएम के रिसिपिएंट को हम लोगों ने सीखा है कि उसको नंबर लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है उसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट इधर क्या आ रहा है, आरसीएम का रिसिपिएंट। ओके, आरसीएम रिसिपिएंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, उसको नंबर लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा सेल कम भी है उससे भी हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ओके, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, आप लोग को नंबर लेना ही पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट? ओके, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, आरसीएम के रिसिपिएंट को हमने कंपलसरी बोला है, लेकिन जो पर्सन आरसीएम का सेल्स कर रहा है, ओके, जो पर्सन आरसीएम का सप्लाईज कर रहा है, उसको नंबर लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन कब, जब वो एक्सक्लूसिवली आरसीएम का सप्लाई कर, ओके, थोड़ा भी एफसीएम करेगा तो 20 लाख के ऊपर जाएगा तो उसको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आरसीएम के रिसिपिएंट को कंपलसरी, लेकिन आरसीएम के सप्लायर को क्या बोल रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, पर्सन एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये। ओके, समझो कि कोई जीटी है, ओके, वो अनरजिस्टर्ड रहना चाहता है। ओके, सामने वाला जीएसटी भरना चाहता है तो फिर ठीक है, सामने वाला जीएसटी भरेगा। क्लियर है पॉइंट? तो 20 लाख के ऊपर अगर जीटीए का टर्नओवर जाता है, ओके, तो उसको रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, जब वो एफसीएम में टैक्स भरना चाहता है। अगर वो आरसीएम में ही रहना चाहता है तो फिर गवर्नमेंट बोलते है ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। समझ में आ रहा है? तो आरसीएम का रिसिपिएंट कंपलसरी, आरसीएम का सप्लायर को, ओके, 20 लाख का लिमिट मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, सप्लायर को लेने का जरूरत नहीं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, ये हम लोग को मालूम है। ओके, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी हम लोगों ने सीखा था। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो पर्सन इंटर स्टेट गुड्स बेच रहा है और वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, ओके, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले को नंबर लेने का जरूरत नहीं। ओके, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इसको नंबर लेने का जरूरत नहीं है। 20 लाख 10 लाख रुपए तक तो जरूरत ही नहीं, अप टू रुपीज 10 lakhs 20 lakhs। मतलब देखो, गवर्नमेंट ने नॉर्मली क्या बात किया था, नॉर्मल नहीं, इसमें 40 नहीं। ओके, नॉर्मली क्या बात किया था कि दूसरे स्टेट में अगर आप गुड्स बेचोगे तो नंबर लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। ओके, लेकिन गवर्नमेंट अभी क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट अभी ये बोल रहा है कि अगर समझो आप लोग का गुड्स हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बना हुआ गुड्स, ओके, और नोटिफाइड गुड्स होना चाहिए। ऐसा कुछ भी हाथ से बना के बेच दिया वैसा नहीं चाहिए। ओके, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि नोटिफाइड टॉयस रहेगा, नोटिफाइड शॉल्स, ओके, चप्पल्स। ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन का लिस्ट दिया है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अगर हम लोग नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचेंगे तो फिर 10 लाख 20 लाख तक नंबर नहीं लेंगे। देखो, इंट्रा स्टेट के लिए तो वैसे ही लिमिट है,
लेकिन अभी इंटरस्टेट क्यों लिखा है? क्योंकि उधर कंपलसरी है, तो यहाँ पर लिमिट मिलने वाला है। ओके। थर्ड, ये भी हम लोगों ने सीखा है सर्विस के लिए। ओके, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस, ओके, मोर देन 10 lakhs और 20 lakhs। ओके, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस मोर देन ₹10 lakhs और 20 lakhs। ओके, जिन लोग का टर्नओवर 10 लाख 20 लाख के ऊपर जा रहा है सर्विस का, उन लोग को नंबर लेना ही पड़ता है, मैंडेटरी रहता है। तो गवर्नमेंट अभी क्या बोलता है, जिन लोग का टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से कम है उन लोग को जरूरत नहीं। ओके, मतलब इसका ऑपोजिट पॉइंट। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू ₹10 lakhs और 20 lakhs। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है? 6 पॉइंट अपना हो गया 23 में से। ओके, आरसीएम का रिसिपिएंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आरसीएम के सेलर को गवर्नमेंट बोलता है नंबर नहीं लेना आपको, क्योंकि आपका सेल्स के ऊपर टैक्स आपको भरने का ही नहीं है, तो नंबर लेके क्या करोगे? ओके, दूसरा, दूसरा बोलो। इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स कंपलसरी, लेकिन अगर वो गुड्स हैंडीक्राफ्ट निकला, हाँ, तो फिर लिमिट मिल जाएगा 10 लाख 20 लाख का। यस। उसके बाद तीसरा, इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर मोर देन 10 lakhs 20 lakhs कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। हाँ, और अगर अप टू लिमिट रहेगा तो नॉट रिक्वायर्ड। समझ में अपन 6 पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। अभी हम लोग को तीन का सेट याद रखना है। ओके, इन लोगों को नंबर लेने का जरूरत नहीं है। तीन लोग हैं, तीन लोग को हम लोग साथ में याद रख सकते हैं। ओके, इसमें से एक अपने को मालूम है, याद करो, जो पिछले चैप्टर में सीखा था। नहीं, किसको नंबर लेने का जरूरत नहीं, अपने को मालूम है, एकदम सिंपल है। नहीं नहीं, वो तो मैं सिखाया नहीं है। हाँ, जो पर्सन एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहा है, मतलब जिसका सेल्स ही एग्जेम्प्ट है। नहीं, फर्स्ट पॉइंट में किधर किया हम लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो तो आरसीएम वाला है ना, एग्जेम थोड़ी बोला। आरसीएम में टैक्स तो भरना ही पड़ता है, अपने को नहीं, सामने वाले को। ओके, एग्जेम मतलब ना मेरे को भरना है ना सामने वाले को भरना है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो एग्जेम सप्लाईज का मतलब क्लियर है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जो पर्सन एग्जेम सेल्स कर रहा है। ओके, एक्सक्लूसिवली एग्जेम सप्लायर। हाँ, जरूरत नहीं। ओके, तो एक्सक्लूसिवली एग्जेम सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। लिमिट नहीं, लेने का ही जरूरत नहीं, कोई लिमिट नहीं। हाँ, एक्सक्लूसिवली एग्जेम बेचा था। ओके, समझो कि मैं वेजिटेबल बेच रहा हूँ, तो मैं 10 करोड़ का वेजिटेबल भी बेचूंगा ना, तो भी गवर्नमेंट मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करे, क्योंकि ना ही मुझको आईटीसी मिलने वाला है और ना ही मुझको टैक्स भरना है, तो मैं नंबर लेके क्या करूंगा? ओके, तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लायर को नंबर नहीं लेना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, आगे।
ओके, तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लायर को नंबर नहीं लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट बोलता है एग्रीकल्चरिस्ट को भी नंबर नहीं लेना है। ओके, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो फार्मर वगैरह रहते हैं। ओके, उन लोग का प्रोडक्ट्स जो रहता है। ओके, फार्मर का प्रोडक्ट्स को नंबर लेने का जरूरत नहीं, उन लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्जेम्प्ट ही रहता है वैसे ही प्रोडक्ट्स। ओके, बट उन लोग को नंबर भी लेने का जरूरत नहीं। ठीक है। और इन लोग का एग्रीकल्चरिस्ट का जो टर्नओवर रहता है ना, वो थ्रेशोल्ड में काउंट भी नहीं करेंगे। ओके, मतलब कि वो लोग ने, हाँ, उन लोग के लिए थ्रेशोल्ड ही नहीं है। ओके, समझो कि वो लोगों ने लैंड से हो गया हुआ कुछ बेचा, समझो 10 लाख का बेचा, और उन लोग टैक्सेबल सेल कर रहे 15 लाख का। ओके, तो टोटल वैसे 25 लाख का सेल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट मानेगा कि उन लोगों ने 15 लाख का ही सेल किया। ओके, तो जो एग्रीकल्चरिस्ट का सेल्स है उसको काउंट ही नहीं करते ये लोग। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो उतना काउंट नहीं होगा। हाँ, पर एग्रीकल्चरिस्ट मतलब आपने उगाना चाहिए वो। हाँ, खुद का जगह पे या तो भाड़े की जगह पे खुद ने उगाना चाहिए। अगर हम लोग वेजिटेबल खरीद के बेचेंगे तो वी आर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट बट वी आर एग्जेम सप्लायर। समझ में एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब? नहीं, थ्रेशोल्ड है, टर्नओवर में तो ऐड होता है ना ये। ओके, ये टर्नओवर में तो ऐड होगा, एग्जेम सप्लायर तो टर्नओवर में ऐड होगा ही होगा। एग्जेम्प्टेड मींस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, अगर अगर समझो एग्रीकल्चरिस्ट का 1 करोड़ का सेल भी हो गया, या तो एग्जेम सप्लायर का भी सेल हो गया, तो भी नंबर लेने का जरूरत, नंबर ही नहीं लेना। लेकिन अगर थोड़ा भी मैं टैक्सेबल बेच दूं इसके साथ, ओके, हाँ समझो, हाँ समझो 1 करोड़ का एग्जाम करके मैंने 1 लाख का टैक्सेबल बेचा, तो मेरे को नंबर लेना पड़ेगा और टैक्स भरना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। हाँ, एक्सक्लूसिवली एग्जाम नहीं हुआ फिर। ओके, फिर मैं थोड़ा सा टैक्सेबल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने 1 करोड़ का सेल किया और 1 लाख का उसने टैक्सेबल बेचा, तो उसने 1 लाख का ही सेल किया माना जाएगा। समझ में आप? ये 20 लाख का। हाँ, 20 लाख का, लेकिन कभी जब टैक्सेबल सेल कर रहा है, जब एग्रीकल्चरिस्ट प्रोडक्ट ही बेच रहा है, तब तो उसको नंबर लेने का जरूरत नहीं। समझ में? नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे। हाँ, इसमें करेंगे। यस, वही डिफरेंस है, नहीं तो दोनों सेम ही है एक्चुअली में तो, कि इसका प्रोडक्ट भी एग्जेम्प्ट ही रहता है। खाली एग्रीकल्चरिस्ट के सेल को टर्नओवर में ऐड नहीं करते। क्लियर है पॉइंट? हाँ, 1 करोड़ 1 लाख। हाँ, तो नंबर लेना पड़ेगा ना इसको। हाँ, सेकंड वाले में नहीं लेना है, फर्स्ट वाले में लेना पड़ेगा। समझना पॉइंट? वो कुछ जरूरत नहीं। हाँ, पर एटीओ में ऐड होगा, लेकिन मेरे को नंबर का जरूरत नहीं। हाँ, तो लेना पड़ेगा। पूरा 31 एटीओ हो जाएगा, टैक्स 1 लाख पे आएगा। चलो चलो, आगे सुनो। कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। नेक्स्ट इज कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। सुनो, कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब, एपीएमसी मार्केट में जो दलाल वगैरह होते हैं ना, ओके, एपीएमसी मार्केट में दलाल वगैरह होते हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं, रेफर करते हैं कि भाई इधर से माल खरीदो करके। ओके, तो उन लोग का जो कमीशन इनकम है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग फार्मर के प्रोडक्ट्स बिचवा रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? तो यहाँ पर जो भी कमीशन एजेंट कमाता है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा, इन लोग को भी नंबर लेने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो टोटल अपने 9 पॉइंट हो गए 23 में से। वापस एक बार करेंगे। पहला, आरसीएम का रिसिपिएंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आरसीएम का सेलर को जरूरत, सप्लायर को जरूरत नहीं। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स कंपलसरी, लेकिन अगर वो गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स रहेगा तो फिर 10 लाख 20 लाख का लिमिट मिलेगा। इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर, मोर देन 10 लाख 20 लाख कंपलसरी, टू 10 लाख 20 लाख नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है।
उसके बाद 3 लोगों का नंबर नहीं लेना है। पहला, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लायर, एग्रीकल्चरिस्ट एंड कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। क्लियर है यहाँ? ओके। अगले 3 लोगों को कंपलसरी नंबर लेना है। ओके, और ये तीनों नॉन रेसिडेंट्स है। ओके, तीनों ही नॉन रेसिडेंट्स। ओके, एनआरटीपी, याद है हम लोगों ने पढ़ा था एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओके, जो इंडिया के बाहर से इंडिया में बिजनेस करने को आया, लेकिन उसके पास इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं। ओके, इंडिया के बाहर से वो इंडिया में बिजनेस करने को आया, पर उसके पास कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। तो गवर्नमेंट उसको क्या बोलता है? आपको नंबर लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। ओके, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यू आर मैंडेटरीली लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? एनआरटीपी क्लियर? ओके। उसके बाद नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग। नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग, नहीं, गुड्स है। ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग इज अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एंड ऑल द एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम बोला था ना हम लोगों ने, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है ना ये तो। ओके, तो जो ड्रीम इलेवन का गेम वगैरह खिला रहा है इंडिया के बाहर से, ओके, तो गवर्नमेंट उसको क्या बोल रहा है? इंडिया में आके नंबर लो, क्योंकि मैंडेटरी नंबर लेना ही पड़ेगा तुम लोग को। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। उसके बाद नॉन रेसिडेंट OIDAR सर्विस। ओके, हम लोगों ने किधर तो किया था। ओके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, जो गूगल का गूगल ड्राइव सर्विस हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया। ओके, वो सब है ये। ओके, NROIDR मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट किसको टारगेट कर रहा है? ओके, नॉन रेसिडेंट जैसे गूगल वगैरह को इधर टारगेट कर रहा है। बोलते हैं गूगल वगैरह को इंडिया में नंबर लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये लोग इंडिया के बाहर से बहुत कमा रहे हैं, तो इंडिया में आके नंबर लो और जीएसटी भरो। क्लियर? क्योंकि तुम्हारे मेजोरिटी यूजर्स किधर के? इंडिया के। तो फिर इंडिया में तो नंबर लेना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पर याहू वगैरह कोई नहीं वापरता, यहाँ पर जीमेल ही वापरते मैक्सिमम लोग। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने गूगल को कंपलसरी बोला है नंबर ले लो। तो तीनों नॉन रेसिडेंट क्लियर है? ओके, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट OID ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड नॉन रेसिडेंट OIDR सर्विस। समझा पॉइंट? तो अपने 12 पॉइंट हो गए 23 में से। ओके, हाफ वर्क डन। ठीक है। आरसीएम का रिसिपिएंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, आरसीएम का सप्लायर नॉट रिक्वायर्ड, इंटरस्टेट सप्लायर गुड्स कंपलसरी। अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स रहेगा तो 10 या तो 20 का लिमिट मिलेगा। इंटरस्टेट सर्विसेज मोर देन 10 लाख 20 लाख कंपलसरी, अप टू 10 लाख 20 लाख नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद 3 पॉइंट को नंबर लेना ही पड़ेगा। हाँ, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लायर नहीं लेना, वही बोला ना मैं, लेना बोला। हाँ, ओके, नहीं लेना है। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लायर, एग्रीकल्चरिस्ट एंड कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, 3 लोग को कंपलसरी लेना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग, नॉन रेसिडेंट OIDR सर्विस। समझ में आ पॉइंट? नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, CTP। ओके, एग्जीबिशन वाला। ओके, आरसीएम के टाइम पे हमने स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में पढ़ा था, फैक्ट्री बॉडी कॉर्पोरेट FB पे CSR जो था ना, उसमें एक पॉइंट था ये, FB पे CSR, फैक्ट्री बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म। ओके, हाँ, तो उसमें CTP करके एक पॉइंट था। ओके, जो एग्जीबिशन लगाता है दूसरे स्टेट में, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है दूसरे स्टेट का, इधर तुमको नंबर लेना पड़ेगा। ओके, तुम लोग को अपने स्टेट में लिमिट मिल रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास उधर जगह था, प्लेस ऑफ बिजनेस था। यहाँ पर तुम्हारे पास कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तुम लोग एग्जीबिशन जिसने लगाया है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो CTP को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेम पॉइंट लिखते हैं, CTP सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ओके, अप टू ₹10 lakhs और 20 lakhs। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसको नंबर लेने का जरूरत नहीं। ये तो अपना 14 पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूँ, तुम लोग खाली रिकलेक्ट करो। आरसीएम रिसिपिएंट कंपलसरी, सप्लायर को जरूरत नहीं। इंटरसेट सप्लायर ऑफ गुड्स कंपलसरी,
अगर इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स रहेगा तो 10 लाख 20 लाख का लिमिट। इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस मोर देन 10 लाख 20 लाख कंपलसरी, अप टू 10 लाख 20 लाख नॉट रिक्वायर्ड। 3 लोगों को नॉट रिक्वायर्ड, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लायर, एग्रीकल्चरिस्ट, कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। 3 लोगों को कंपलसरी रिक्वायर्ड, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग, नॉन रेसिडेंट ओआईडीआर सर्विस। सीटीपी कंपलसरी एंड सीटीपी सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ओके, अप टू ₹10 लाख 20 लाख नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड को बेचेगा तो सामने वाला ही भरेगा ना आरसीएम में। कौन सा? नहीं नहीं, ये तो एफसीएम ही है। तो भी उसको ही भरना, बाहर वाले को। चलो आगे सुनो। 3 लोगों को कंपलसरी नंबर लेना है, क्योंकि 3 लोगों को कंपलसरी नंबर लेना है। ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, टीडीएस एंड टीसीएस। ओके, अभी आईएसडी का कंसेप्ट क्या रहता है उस एग्जाम, मतलब सिलेबस में ये वाला सेक्शन नहीं है पूरा, बट खाली आईएसडी इधर लिखा हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा मीनिंग समझ में आना चाहिए इसका। अभी रिलायंस जैसा बड़ा बड़ा कंपनीज जो है ना, ओके, वो लोग क्या करते हैं, अभी समझो कोई ब्रांच को सर्विस चाहिए, तो लोग ब्रांच को पूछते हैं कि तुमको क्या सर्विस चाहिए वो बताओ। वो लोग ब्रांच के हाथ में कंट्रोल नहीं दे डालते कि ब्रांच तुम क्या करो, बाहर से सर्विस ले लो और हमको बताओ कितना हुआ, हम लोग आपको रीइम्बर्स कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होएगा? हाँ, ब्रांच ज़्यादा खर्चा करेगा और ज़्यादा रीइम्बर्समेंट मांगेगा, और उसने जिसको पे किया है उससे बाहर जाके वो कैश में ले लेगा। समझो कि मैं सीए हूँ और मैंने ब्रांच को सर्विस दिया, एक्चुअल सर्विस 1 लाख का है, पर ब्रांच मेरे को क्या बोलेगा, ब्रांच मैनेजर, हमको 1.5 लाख चार्ज करो। तो मैं 1.5 लाख चार्ज किया, तो ब्रांच के एचओ से कितना मांगेगा? 1.5 लाख, और उसने मेरे को 1.5 लाख पे कर दिया। अभी ब्रांच, ओके, आफ्टर ऑफिस मेरे को मिलेगा और बोलेगा कि ऊपर का 50,000 हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर नुकसान हुआ हेड ऑफिस का, मतलब ओवरऑल रिलायंस का, बट ब्रांच मैनेजर ने फायदा कर लिया। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ब्रांच मैनेजर को कंट्रोल देते ही नहीं है किसी भी चीज़ का। जो भी खर्चा करना है वो हेड ऑफिस को बोलो, हेड ऑफिस खर्चा करेगा। समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो यहाँ पर हेड ऑफिस को इन लोगों ने क्या बोला, ब्रांच ने, कि हमको ऑडिट करवाने का है, तो सीए अपॉइंट करके दो। तो अभी वो सीए किसके ऊपर बिल बनाएगा? वेरी गुड, अभी हेड ऑफिस के ऊपर बिल बनाएगा, लेकिन सर्विस किसको देगा? ब्रांच को। अभी आईटीसी किसके पास जमा हो जाएगा? हेड ऑफिस के पास। अब हेड ऑफिस क्या करता है, उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू ब्रांच। देखो, इन लोग को एक्सपेंस करने को नहीं देने का था, लेकिन आईटीसी देने का था। समझ में आया पॉइंट? ब्रांच सेल्स कर रहा होगा ना, ब्रांच है तो कुछ तो सेल कर रहा होगा वो। तो ब्रांच क्या करेगा, आईटीसी ले लेगा, पहले तो किससे लेगा? एचओ से। ओके, तो एचओ विल डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी टू ब्रांच। हाँ, अलग स्टेट में फिर भी हम यहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी एक फैसिलिटी है। ओके, अगर सीए ने मेरे को 18,000 चार्ज किया, तो मैं अपने ब्रांचेस को अपने टर्नओवर, मतलब उन लोग के टर्नओवर के रेशियो में दे सकता हूँ। क्लियर है एवरीवन? तो मैं क्या करूंगा, उन लोग को अपने टर्नओवर के रेशियो में दे दूंगा। अभी वो लोग क्या करेंगे, उस आईटीसी का लायबिलिटी के सामने यूज करेंगे। समझ में आया पॉइंट? तो एचओ को अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दे शुड हैव अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज आईएसडी। ओके, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, ये फाइनल में आएगा कि अभी नहीं है तुम लोग को, खाली बेसिक समझ में आया? ठीक है। उसके बाद टीडीएस एंड टीसीएस, ये हम लोग का पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या रहता है। ओके, टीसीएस के बारे में बेसिक तो बताया था शायद, ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करता है वगैरह। ओके, लेकिन डिटेल में हम लोग कब करेंगे इसको? पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर। नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं है, जोमेटो दोनों नहीं है, हम लोग करेंगे बाद में। ओके, रेस्पेक्टिव टाइम पर। देखो, इधर इधर बोला क्या है, जिसको भी गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा,
तो आपको टैक्स डिडक्ट करने के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे इनकम टैक्स में टैन रहता है, सुना है कभी? टैन नहीं सुना? टैन करके रहता है, टीडीएस में तुम लोग सीखोगे। ओके, टीडीएस बाकी है ना? हाँ, तो टीडीएस कट करने के लिए हमारे पास टैन नंबर होना चाहिए, और आईटीआर फाइल करने के लिए हमारे पास पैन नंबर होना चाहिए। ओके, पैन सबके पास रहेगा। ओके, पैन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और टैन से क्या कर सकते हैं, टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो वैसे ही जीएसटी में भी एक अलग से नंबर रहता है। ओके, वो जीएसटी नंबर जैसे दिखता है, लेकिन बीच में जो पैन रहता है ना, उसके जगह पे टैन दिखता है। देखो, नॉर्मली अपन जीएसटी नंबर कैसे देखते हैं, 27, और बाद में पैन रहता है 10 डिजिट का। लेकिन जिनके पास टीडीएस का रजिस्ट्रेशन है, ओके, उन लोग को कैसा दिखेगा, 27 और बीच में टैन रहेगा। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो आईएसटी, टीडीएस डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, टीसीएस, इन सबको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, एक बार वापस से अपना 17 पॉइंट कंप्लीट हो गए, 23 में से 6 बाकी। ठीक है, आरसीएम रिसिपिएंट कंपलसरी, आरसीएम के सप्लायर को जरूरत नहीं। इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ गुड्स कंपलसरी, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स रहेगा तो 10 लाख 20 लाख का लिमिट मिलेगा। इंटरेस्टेड सर्विस प्रोवाइडर मोर देन 10 लाख 20 लाख कंपलसरी, अप टू 10 लाख 20 लाख नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद 3 लोगों का नंबर नहीं लेना है, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लायर, एग्रीकल्चरिस्ट एंड कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। 3 लोगों को नंबर लेना है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड नॉन रेसिडेंट ओआईडीआर सर्विसेज। बराबर है? उसके बाद सीटीपी को कंपलसरी, सीटीपी सप्लाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स को जरूरत नहीं है। ओके, अप टू 10 लाख 20 लाख। उसके बाद अभी हम लोगों ने किया, 3 लोगों को नंबर लेना पड़ेगा, आईएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट 11th इंपॉर्टेंट, कंसाइनी एजेंट, कंसाइनी एजेंट सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल प्रिंसिपल, कंसाइनी एजेंट। ओके, सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल प्रिंसिपल। अभी इसका मतलब क्या देखो, और ऊपर से इन हिज ओन नेम, ये इंपॉर्टेंट है। अभी सुनो सुनो, इसका मीनिंग सुनो। अभी समझो, ए करके एक प्रिंसिपल है, ओके, बी करके एक एजेंट है, और सी करके एक रिसिपिएंट है। ओके, ऐसे 3 लोग हैं। अभी जो एजेंट है, वो प्रिंसिपल के नाम से गुड्स, सॉरी, खुद के नाम से गुड्स बेच रहा है। ओके, मतलब ये इनवॉइस बना रहा है खुद के नाम का, और ये गुड्स को बेच रहा है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, बी का टर्नओवर हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। बी को क्या बोल रहे हैं ये लोग, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा तुमको, लेकिन कब, जब तुम लोग का प्रिंसिपल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। ओके, मतलब जब भी ए का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, तो बी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। नहीं तो क्या आएगा, ये लोग अपना टर्नओवर डाइवर्ट करेंगे। ओके, इसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, अभी ये भी 20 लाख का थ्रेशोल्ड लेके जाएगा। देखो, इसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, ये अपने एजेंट को कम भाव पे बेचेगा, तो इसके टर्नओवर में तो वैसे भी ऐड हो रहा है छोटा सा अमाउंट, और वो बेचेगा बहुत ज्यादा भाव पर, और अल्टीमेटली तो पैसा इसको ही मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, बी को बोल रहे हो कि गुड्स अपने नाम पे बेच दो, पर अल्टीमेटली पैसा तो इसके पास ही आएगा घूम फिर के। तो बी क्या करेगा, अपना 20 लाख का थ्रेशोल्ड यूज कर लेगा फिर तो गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं नहीं, बी तुमको कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसका गुड्स बेच रहे हो। हाँ, ए का, और ए कैसा पर्सन है, प्रिंसिपल है, लेकिन कैसा प्रिंसिपल है, जिसका टर्नओवर ऑलरेडी 20 लाख के ऊपर, दैट इज टैक्सेबल पर्सन है वो। तो एग्जाम में क्वेश्चन में ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्या है। इफ प्रिंसिपल इज अ टैक्सेबल पर्सन,
तो फिर बी को नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर ए इज अ नॉन टैक्सेबल पर्सन तो फिर, हाँ, तो फिर बी को नंबर लेने का जरूरत नहीं। समझ में 20 लाख 10 लाख तक, 40 लाख जो भी। ओके, उसके बाद तो नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है क्या? हाँ, तो ए और बी के बीच में वैल्यू कम हो सकता है। ओके, वैल्यूएशन जो है वो ए और बी अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, रिलेटेड पार्टीज है। ओके, लेकिन बी और सी तो ठीक है, अनरिलेटेड पार्टी होंगे। क्लियर हो गया क्या पॉइंट? तो अपने टोटल 18 पॉइंट कंप्लीट हो गए, 5 बाकी है। समझ में आया यहाँ तक? अभी जो 5 पॉइंट बाकी है वो सारे के सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है, पांचों पॉइंट। ओके, अपने 18 पॉइंट हो गए, अभी 5 पॉइंट बचे। ऑल द 5 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या है देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसी का कुछ करो ना, फ्लैप इधर करो ना, फ्लैप अंदर का फ्लैप होएगा, अंदर का फ्लैप अंदर का फ्लैप ही नहीं। देखो, दो टाइप का ई कॉमर्स ऑपरेटर्स रहता है। ओके, एक रहता है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, हाँ, और दूसरा है अदर देन 9(5). ओके, दो टाइप के ई कॉमर्स ऑपरेटर रहते हैं। एक रहता है 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसका एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने लिया था, एग्जाम्पल नहीं, एक्चुअल केसेस ही लिया था। ओके, ओला, स्विगी, ओके, एमएमटी, याद है, अर्बन कंपनी। ओके, तो ये सब जो था, पोर्टर, तो ये सब जो है वो 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 9(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी नंबर कंपलसरी। ओके, 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरा टर्नओवर कम है, मैं नंबर नहीं लूंगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। देखो, गवर्नमेंट ने ओला को जीएसटी भरने क्यों लगाया? क्योंकि ड्राइवर बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और कस्टमर भी अनऑर्गेनाइज ही है, मतलब कि हम लोग थोड़ी टैक्स भरने वाले। तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के किसको टैक्स भरने को बोला? ओला को। अभी ओला भी बोल रहा है कि भाई मेरा भी टैक्स, ओके, लिमिट से कम जा रहा है, मतलब कि 20 लाख से कम जा रहा है टर्नओवर, तो फिर मैं भी टैक्स नहीं भरेगा। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि 9(5) की ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ओके, देर विल बी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सबको समझ में आ रहा है? ओके, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। सबको क्लियर है पॉइंट? अभी हम लोग अदर देन 9(5) का बात करेंगे, लेकिन हम लोग अदर देन 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर का बात नहीं कर रहे। देखो, इधर हम लोगों ने किसका बात किया? ई कॉमर्स का। लेकिन इधर हम लोग ई कॉमर्स का बात ही नहीं कर रहे। अभी हम लोग किसका बात करने वाले? सप्लायर्स का, जो अदर देन 9(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर से माल बेच रहे हैं। पहले तो मेरे को अदर देन 9(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जांपल दे दो। जोमेटो नहीं, जोमेटो तो 9(5) में है ना। नेटफ्लिक्स नहीं, वो तो सर्विस प्रोवाइड, रेस्टोरेंट है ना वो। नोटिफाई किया था 7,500 के ऊपर, 7,500 के नीचे। हाँ, हाँ, बराबर।
देखो हम लोगों ने 95 स्पेसिफिकली चार्ज ऑफ जीएसटी में सीखा है। रेड बस, शिवशाही, जेप्टो। नहीं, जेप्टो अभी इधर आएगा। अमेंडमेंट किया ना हम लोगों ने, पोर्टर गुड्स अपना डिलीवर करवाते हैं। नहीं, स्विगी भी इधर ही बोला मैंने। ओके, तो इधर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब आएगा। मीशो, मिंत्रा। ओके, तो ये सब। हाँ, अभी अमेजोन पे क्या कर रहे हैं सुनो ये लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है सुनो। अगर समझो कि ड्राइवर ने ओला से सर्विस दिया तो टैक्स ओला भरेगा। लेकिन एबीसी ने अमेजोन से बेचा तो टैक्स अमेजोन नहीं भरेगा, एबीसी ही भरेगा। सबको समझ में है दोनों का डिफरेंस क्या है। 95 में टैक्स कौन भरता है? 95 में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरता है। और अदर देन 95 में कौन भरता है? सेलर ही भरता है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट सब लोग को? ओके, तो अभी हम लोग सेलर का बात कर रहे हैं इधर। हम लोग देखो इधर किसका बात किए, ई कॉमर्स ऑपरेटर का। लेकिन अभी उधर हम लोग किसका बात करने जा रहे हैं? सेलर का, कि सेलर को नंबर लेना है कि नहीं लेना है। अमेजोन को तो 20 लाख के ऊपर जाएगा तो लेना है, उसका इनकम कौन सा है? कमीशन। तो कमीशन का इनकम 20 लाख के ऊपर गया तो नंबर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं? जो पर्सन गुड्स बेच रहा है। हाँ, जो अमेजोन के थ्रू गुड्स बेच रहा है, गुड सप्लायर थ्रू अमेजोन। देखो अमेजोन लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर समझना उसको। ओके, गुड सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। गवर्नमेंट बोल रहा है इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सर्टन कंडीशंस गवर्नमेंट दे रही है। इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ओके, देन नॉट रिक्वायर्ड। क्या कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे? एकदम सिंपल सिंपल कंडीशन है। इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने का। देखो अगर समझो मेरे को अमेजोन ने दे दिया आने को, बोला कि नंबर भी मत लो पर तुम लोग बिजनेस करो, तो ऐसे केस में अमेजोन ये मुझे परमिट नहीं करेगा कि दूसरे स्टेट में मैं गुड्स को डिलीवर कर दूं। देखो अपन कभी कभी ऑर्डर करते तो आता है ना, डिलीवरी नॉट अवेलेबल। तो डिलीवरी नॉट अवेलेबल क्यों आता है? क्योंकि या तो वो सेलर अनरजिस्टर्ड होगा, ओके, या तो फिर वो कम पोजीशन में होगा। तो उधर से हम लोग खरीदते हैं, तब कैसा है, हम लोग को नोटिफिकेशन आता है कि डिलीवरी अवेलेबल नहीं है के स्टेट में, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है गुड्स। तो वो कुछ कंडीशंस अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो फुलफिल होना चाहिए। वो फुलफिल हो गया तो क्या हो सकता है बोलो? हाँ, फुलफिल हो गया तो, हाँ, तो फिर नंबर लेने का जरूरत नहीं है। इंट्रा, यस। ओके, उसके बाद कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं किया तो, हाँ, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड तो फिर तो लेना पड़ेगा। हाँ, अगर इंटरेस्टेड बेचेंगे तो फिर कंपलसरी। समझ में आ रहा है का पॉइंट? कंडीशन फुलफिल तो नॉट रिक्वायर्ड, कंडीशन फुलफिल तो नॉट रिक्वायर्ड, कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो फिर नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? उसके बाद आगे, सर्विस सप्लायर थ्रू अमेजोन। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है देखो। गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर टर्नओवर आपका 10 लाख 20 लाख के ऊपर है तो फिर कंपलसरी। अगर आप लोग का टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से कम है, ओके, तो फिर एग्जाम्प्ट। एवरीवन क्लियर? एकदम सिंपल। ओके, सर्विस का एकदम सिंपल है। जो नॉर्मल था वही है। इंटरसेट सप्लायर के लिए जो था वही है, कि अगर आप लोग सर्विस दे रहे हो कहाँ से, अमेजोन से। हाँ, अमेजोन से मतलब कि अमेजोन से भी दे रहे हो तो वो 10-20 लाख, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। हाँ, सब मिला के 10-20 लाख एग्रीगेट। ओके, 10-20 लाख के ऊपर रहेगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, अप टू रुपीज 10 लाख 20 लाख रहेगा तो नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है भाई? हो गया सब। 23। और पार्ट किया है उसके अंदर, बाइफरकेट किया। टैक्स कलेक्टर अंडर सेक्शन 52। होगा होगा।
इसमें 21 है बोल रहे। सुनो सुनो एक सेकंड। हाँ 6 वाला टीसीएस है। ओके उसके बाद सुनो, इधर का 9th पॉइंट जो है ना, वो कुछ काम का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो नहीं। एग्जेम्प्ट वाला, एग्जाम में 9th पॉइंट। हाँ वो तो पहले ही कर लिया ना हम लोगों ने, वो इधर से हटा दो। वो इधर से हटा दो। हाँ कट कर दो। हाँ और दूसरा, अभी सुनो, जो एग्जाम सप्लायर में 7th पॉइंट है ना, 7th पॉइंट, ओके वो हम लोगों ने उसका जो अपोजिट पॉइंट है वो अलग से पढ़ा है। इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ सर्विसेज मोर देन 10 लाख 20 लाख, वो वन में कवर कर लिया मैंने। कंपलसरी वाले में वन में 2 पॉइंट दिख रहा है देखो। तो वैसा अलग अलग करके है, पर वो सब मैच होएगा। और देखो 5th पॉइंट जो ना, 5th पॉइंट कंपलसरी में 5th पॉइंट, ओके उसमें गुड्स और सर्विस का एक साथ दिया है। तो हम लोगों ने इधर अलग बनाया, तो सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट ही है वो, कुछ नहीं। ओके जो इधर से क्या है वो भी कंप्लीट है, एक भी मिस आउट नहीं हुआ। ठीक है, टोटल 23 अपना कंप्लीट हो गया। समझ में आया सब लोग को पक्का? एक बार बोलेंगे? कौन सा? 9th वाला, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, वो कंसाइनी एजेंट ही। चलो सुनो अभी, एक बार रिपीट करो। आरसीएम का, आरसीएम डिजाइन, नहीं नहीं, आरसीएम के सप्लायर को एग्जाम। हाँ दूसरा, सीटीपी कंपलसरी, सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स को लिमिट मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट बोला? हाँ, जो वेजिटेबल वगैरह बेच रहे हैं। हाँ सीटीपी सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हाँ वापस 3 लोग को नंबर कंपलसरी, आईएसडी, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ हाँ उसके बाद कंसाइनी एजेंट, सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल प्रिंसिपल। हाँ यस। और बाकी, हाँ गुड्स रहेगा तो, कंडीशन फुलफिल किया तो नॉट रिक्वायर्ड, कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो कंपलसरी। और सर्विस में टर्नओवर ज्यादा रहेगा तो कंपलसरी, और कम रहेगा तो नॉट रिक्वायर्ड। सबको समझ में आया? डन, 23 पॉइंट्स कंप्लीटेड। थैंक यू। मैसेज किया क्या दीपक सर? घर का नंबर ग्रुप से ढूंढा इधर, अंधेरी।
हेलो। नेक्स्ट पे हम लोग स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। ओके, अपना सेक्शन नंबर 22, 23, 24 तीन सेक्शंस कंप्लीट हो गया। 22 लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 पर्सन एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, तीनों याद हो गया अच्छे से। ओके, अभी सेक्शन नंबर 25 से जो एंड तक है वो हम लोग को करना है। ओके, 27 अभी नहीं कर रहे, 27 बाद में करेंगे। सेक्शन नंबर 25 हम लोग करेंगे। वो दरवाजा खोलो ना, बाहर का एसी में चालू रखा है। कंडीशन सीख लेते हैं। एक काम करते, कंडीशन बाद में बताता हूँ, पहले अभी क्या बाहर का ना। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। अभी प्रोसीजर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम लोग को अगर जीएसटी नंबर चाहिए तो हम लोगों को पहले तो नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है, ओके, वो हम लोग सीखेंगे। क्या टाइमलाइंस है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग को यहाँ पर टाइमलाइन सीखना है। ओके, कि कितने दिन में हम लोग को नंबर के लिए अप्लाई करना है, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, विद इन 30 डेज हम लोग को अप्लाई करना है। ओके, विद इन 30 डेज वी हैव टू अप्लाई। उसके बाद ऑफिसर नंबर देगा, वो सब हम लोग को इधर सीखना है, कितने टाइम में उसको नंबर देने का वगैरह वगैरह। हाँ, मतलब नंबर कैंसिल हो गया तो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, वो सब चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, सुनो सुनो। तो प्रोसीजर्स में सबसे पहला एप्लीकेशन का प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। ओके, अमेंडमेंट मतलब कि हम लोग को कुछ चेंजेस करना है नंबर में। फॉर एग्जांपल, हम लोग का जीएसटी नंबर पार्टनरशिप फॉर्म का है। ओके, उसके अंदर 3 पार्टनर्स है। ओके, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग को और एक पार्टनर को ऐड करने का है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, पार्टनर को अगर आप ऐड करोगे तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी अमेंड होना चाहिए। या तो फिर अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, समझो आप पहले मुलुंड में बिजनेस करते थे, अभी थाने में भी करने वाले हो, तो मुलुंड को वैसे ही रखने का और थाने को ऐड ऑन करेंगे। समझ में आ रहा पॉइंट। या तो चेंज करना है तो भी उसको हटा के भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट। तो डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या करना है एग्जैक्टली चलता है। ओके, एक ही रजिस्ट्रेशन में 4-5 बिजनेस भी हो सकता है, हम लोगों ने सीखा ये तो। हाँ, सप्लाई के टाइम पे सीखा था। उसके बाद कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसलेशन मतलब कि गवर्नमेंट बोलता है कि तुमको जीएसटी नंबर का अभी जरूरत नहीं है तो तुम लोग निकल जाओ, बिजनेस बंद हो गया तो चले जाओ। ओके, या तो फिर अगर समझो कि आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल था, अभी एग्जेम्प्ट हो गया तो नंबर का जरूरत नहीं रहेगा आपको। ओके, तो ऐसे सब केसेस में गवर्नमेंट बोलता है आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर सरेंडर करना, दैट इज कैंसलेशन। तो कैंसलेशन का प्रोसेस क्या रहता है वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, प्रोसीजर के पार्ट में। उसके बाद सस्पेंशन करके एक टॉपिक आएगा, वो हम लोग को सीखना पड़ेगा। एंड लास्ट टॉपिक वुड बी रिवोकेशन। ओके, तो ये 5 टॉपिक हम लोग को सीखना है, ये दोनों हम लोग अप्रोप्रिएट टाइम पर पढ़ते हैं। ओके, तो ये 5 टॉपिक कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स। इसके अंदर सिर्फ प्रोसीजर्स है, मतलब कि कितने टाइम लिमिट में क्या करना है। ओके, सब टाइम लिमिट याद हो जाएगा। ठीक है, सुनो। रखेंगे तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 1 CB वगैरह, तो वो सबसे बचने का था। क्या क्या मिल ही जाएगा, पर फिर भी वो सीए का पैसा लगता है उसका। अभी सुना, एप्लीकेशन का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी इसमें एक कंसेप्ट है, आधार ऑथेंटिकेशन। ओके, कंसेप्ट करना अपने को, दैट इज कॉल्ड एज आधार ऑथेंटिकेशन। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, देखो गवर्नमेंट क्या बोलता है, प्रॉब्लम क्या हो रहा था पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये कंसेप्ट क्यों आया। ये 2020 से आया। ओके, 2017 से लेके 2020 तक नहीं था, 2020 से इसको इंट्रोड्यूस किया। ओके, कुछ लोग क्या करते थे,
देखो रजिस्ट्रेशन पहले खाली पैन बेस्ड था, मतलब अगर अपने पास पैन है तो फिर नंबर ले सकते हैं। ठीक है। और पैन कार्ड का सब कुछ जो रहता है ना, दैट इज ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का, बट सबमिट करने का ऑफलाइन। पर आधार कार्ड का सब कुछ ऑनलाइन है। ओके, एकदम मतलब हाई लेवल का कुछ रहेगा तो जाके ऑफलाइन जाना पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ही होता है, लेकिन अपने को फॉर्म सबमिट करना पड़ता है कुरियर से। हाँ, ऑनलाइन अपने को करने का अप्लाई, और साथ में हम लोग को बाद में पूरा फॉर्म जो रहेगा ना, उसका प्रिंट लेके पूना में भेजना पड़ता है। हाँ, समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, सुनो सुनो। तो पैन कार्ड का कैंसलेशन टेक्स टाइम, एंड एक ही जन का दो दो तीन तीन पैन कार्ड भी देखा गया है। ओके, मिल जाता है। हाँ, एरर की वजह से ही बोल रहा हूँ मैं, एरर की वजह से दो तीन पैन कार्ड मिल जाता है। लेकिन आधार कार्ड दो तीन नहीं मिलेगा एक को, क्योंकि बायोमेट्रिक्स होता है। ओके, फिंगरप्रिंट्स का स्कैनिंग होता है। ओके, एरर हो सकता है लेकिन मल्टीपल नहीं होएगा, फिर नाम चेंज रहेगा तो ही आपको मिलेगा, है तो ये मैच नहीं हुआ रेटिना वगैरह आपका। ओके, तो आप लोग को मिल जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? मतलब आधार कार्ड थोड़ा सा एडवांस लेवल है, क्योंकि पैन कार्ड थोड़ा जूना टाइप का है, लेकिन सब लोग के पास पैन कार्ड है, मेजोरिटी। आधार कार्ड भी अभी धीरे धीरे करके सब लोग के पास है। ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है कि पैन कार्ड का कैंसिलेशन विल टेक टाइम। ओके, उसको टाइम लगने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, समझो किसी पर्सन का डेथ हो गया, तो उसका आधार कार्ड जो है वो तुरंत कैंसिल हो सकता है, लेकिन पैन कार्ड के कैंसिलेशन को टाइम लगने वाला है। तो लोग क्या करते थे, जीएसटी नंबर वाज ओनली पैन बेस्ड। तो लोग क्या करते थे, नंबर ले लेते थे मरे हुए पर्सन के पैन के ऊपर, और गवर्नमेंट नंबर दे भी देता था, क्योंकि पैन कैंसिल ही नहीं हुआ तब तक। ओके, नंबर मिल गया। ओके, और वो पर्सन का मतलब डेथ हो गया। अभी लोग फ्रॉड करेंगे, और बाद में फिर बिजनेस को बंद कर देंगे, और फिर गवर्नमेंट को जब तक पता लगेगा, ओके, मर गया, तो उसको ढूंढने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा उसको। ओके, तो फिर ऐसे लोग बहुत फ्रॉड करते थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया, जिस पर्सन के पास आधार कार्ड है, ओके, उसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन देंगे। ओके, ताकि एटलीस्ट ये तो श्योरिटी मिले कि जो पर्सन जिंदा है, ओके, वो अप्लाई कर रहा है, तो कभी कुछ होएगा तो हम लोग उसको जाके पकड़ सकते हैं। अभी समझो, प्रोपराइटर है तो उसका आधार कार्ड से हम लोग मैच करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो कोई भी दो पार्टनर्स का आधार कार्ड लगेगा। अगर कंपनी रहेगा तो डायरेक्टर का आधार कार्ड, कोई भी दो डायरेक्टर। एचयूएफ रहेगा तो कर्ता का आधार कार्ड। समझ में आया? मतलब कि जो एंटिटी है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आधार कार्ड ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेट करना मतलब एक प्रोसेस है, मैं बताता हूँ क्या है अभी सर। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आपको अप्लाई करने के टाइम पर जीएसटी वेबसाइट पे जाना है, www.gst.gov.in। ओके, ये वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लोग को जाने का, और वहां पर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, वहां पर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सुनो। ओके, अपना पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होने का जरूरत नहीं है, मतलब वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी उसका जरूरत नहीं है। नंबर रहेगा ना, तो वो लोग क्या करते, सीबीडीटी के डेटाबेस से वेरीफाई कर लेते हैं कि ये पैन कार्ड एक्टिव है कि नहीं, उन लोग के सिस्टम में। ओके, तो पैन हो गया। उसके बाद अपने पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ। ओके, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में क्या लगेगा सोचो। आधार कार्ड भी, आधार कार्ड तो ठीक है, वो पर्सनल एड्रेस के लिए। हाँ, लाइट बिल, एनओसी। हाँ, हाँ, देखो, डिपेंड करता है रेंटेड है कि ओन्ड है। ओन्ड रहेगा तो परचेज डीड, ओके, लाइट बिल। ओके, एंड रेंटेड रहेगा तो अपना रेंट एग्रीमेंट लगेगा, और एनओसी लगेगा लैंड लॉर्ड का। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? सुनो, एड्रेस प्रूफ। ओके, आधार कार्ड का एड्रेस ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आधार कार्ड का एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिजनेस के जगह का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हम लोग को यहाँ पर बिजनेस का प्रूफ दिखाने का है। उद्यम, उद्यम सुना है कभी? गुमस्ता सुना है, गुमस्ता? उद्यम सुन, ठीक है, तो वो सब रहता है, वो एड्रेस प्रूफ का काम करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को लेटर ऑफ अथॉरिटी करके एक रहता है। ओके, वो लगेगा।
लेटर ऑफ अथॉरिटी मतलब समझो कोई कंपनी है, उसमें डायरेक्टर सब कुछ साइन करने वाला है, तो ये डायरेक्टर को हमने परमिशन दिया टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। ओके, वो अथॉरिटी बोर्ड रेजोल्यूशन बेसिकली बोलते हैं, वो होना चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ओके, ट्रेड नेम, मतलब आपके बिजनेस क्या नाम से चलने वाला है। ओके, वो नाम होना चाहिए बिजनेस का। ओके, मतलब इस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स है जो उधर डालनी पड़ेगी। ये सब डिटेल डालने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा। ओके, डू यू विश टू ऑथेंटिकेट आधार। ओके, डू यू विश टू ऑथेंटिकेट आधार। ओके, अभी इसके अंदर गवर्नमेंट अपने को दो ऑप्शन दे रहा है, येस और नो। ओके, दो ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है, मतलब मैंडेटरी है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, बराबर है। देखो ऑप्शन दिया, अभी भी ऑप्शन है, इसे ऑप्शन देते हैं अभी भी। भी ऑप्शन क्यों दे रहे देखो, कभी कभी, हाँ कभी कभी क्या होता है, हम लोग आधार नंबर के लिए अप्लाई करते हैं और हमारे पास आधार नंबर आया नहीं होता है, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अभी नो करके आप अप्लाई कर लो, बाद में आप उसको ऑथेंटिकेट कर देना। ओके, लेकिन येस अगर आपके पास रहेगा आधार नंबर, तो फिर आपको येस करना चाहिए। अगर रहेगा आधार नंबर फिर भी नो कर सकते हैं। पर यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होएगा, ऑफिसर विल फिजिकली वेरीफाई योर प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ, हाँ वो तो पेनल्टी है, आधार और पैन का लिंकिंग का पेनल्टी है, वो इधर थोड़ा वो अलग कंसेप्ट है, सेम नहीं है वो। ऑफिसर विल फिजिकली वेरीफाई प्लेस ऑफ बिजनेस, समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके, ऑफिसर विल फिजिकली वेरीफाई प्लेस ऑफ बिजनेस। देखो इधर भी वेरीफाई कर सकता है, लेकिन उधर पक्का वेरीफाई करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए कि कोई फेक पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ले। नहीं तो वो क्या करेगा, नंबर मिल जाएगा तो बिल बनाते रहेगा फिर। देखो वो लोग क्या करेंगे, पर्सनल सामान खरीदेंगे, आईटीसी लेंगे, और बिजनेस के ऊपर बिल बना के उनको आईटीसी पास ऑन करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, वो बिजनेस का लायबिलिटीज कम हो जाएगा, और उसमें से कमीशन अपन भी लेते जाएंगे। अभी समझो कि मैं फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, टीवी खरीदा, सबका आईटीसी लिया, मेरा आईटीसी हो गया 50,000। अभी ये पर्सनल कंजम्पशन है ना मेरा, तो आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने जीएसटी नंबर क्यों लिया मालूम है, तुम लोग सब लोग जितने भी लोग टीवी खरीदेंगे ना, सब लोग को मैं जीएसटी नंबर दे रहा हूँ मेरा। अभी मेरे टूबी में सब लोग पर्सनल के लिए टीवी वापर रहे हैं, पर मेरे टूबी में दिखेगा, तो मेरा आईटीसी समझो कि 10 लाख का आईटीसी हो गया, और अभी मैं उसमें से 2 लाख रुपए तुम लोग को भी दूंगा, तो तुम लोग भी खुश। ओके, तो मेरा आईटीसी एक्चुअल कितना प्रॉफिट हो गया, मेरा 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। अभी 8 लाख का आईटीसी में क्या करूंगा, कोई बिजनेस में का जो लायबिलिटी आ रहा है ना, उसको मैं बिल बना के दे दूंगा। इससे क्या होएगा, हाँ उसको आईटीसी मिलेगा, उसका कैश आउटफ्लो कम हो जाएगा। ओके, तो वो मुझको भी कमीशन देगा। समझ में आ रहा है कपन, फेक बिलिंग, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, जीएसटी फ्रॉड को इस तरीके से पकड़ता है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट, कोई इसको आइडिया की तरीके से नहीं लेगा। ओके, ये खाली बताया है कि फ्रॉड ऐसे होता है। समझ में आ पाए, क्लियर है सब लोगों को। सुनो सुनो, तो इसीलिए ऑफिसर क्या करता है फिजिकली प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करता है कि सच में आप बिजनेस ही कर रहे हो कि नहीं। तो नो बोलेंगे तो वो पक्का आएगा। ओके, यस बोलेंगे तो 99% नहीं आएगा। ओके, क्योंकि आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह से वो देख लेगा कि सच में उधर बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके, अभी यस करने के बाद या तो नो करने के बाद, दोनों ही ऑप्शन लेने के बाद सबमिट हो जाएगा अपना एप्लीकेशन। ओके, अपना एप्लीकेशन क्या हो गया, सबमिट हो गया। ओके, ओटीपी आएगा, ये जो मोबाइल नंबर डाला ना इधर, उस पे ओटीपी आएगा और सबमिट हो जाएगा। अभी देखो, अभी इसके बाद क्या होएगा, आपको ईमेल पे एक लिंक आएगा। ओके, जो ईमेल आईडी इधर डाला है ना, ओके ये ईमेल पे आप लोग को एक लिंक आ जाएगा। वो लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ओके आप लोग को पूछेगा कि आधार नंबर डालो। ओके, जिसका भी ऑथेंटिकेशन करवाने का है, तो प्रोपराइटर रहेगा तो किसका आधार नंबर डालेगा, खुद का। पार्टनर रहेगा तो, हाँ दो पार्टनर का डालेगा। ओके, इस तरीके से वो ऑथेंटिकेट करेंगे, और फिर ओटीपी आएगा पार्टनर्स को, या तो जिन लोग का भी आधार नंबर डाला है अपन ने, और वो ओटीपी को
यहाँ पर अपने को डालना पड़ेगा, और ये पूरा प्रोसेस को करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने को 15 दिन दिया। कुछ कुछ लोगों का ईमेल बॉक्स फुल रहता है। ओके, वो स्पैम के मेल आते आते पूरा फुल हो जाता है, तो उन लोग को मेल ही नहीं मिलता। ओके, कोई कोई का जंक में चले जाता है, स्पैम में चले जाता है, तो मेल ढूंढते प्रॉब्लम होएगा। तो वो सब चीजें आप मैनेज कर लो 15 दिन के अंदर। ओके, 15 दिन का टाइम क्यों दिया, समझ में आया क्या? 15 दिन में यू हैव टू मैनेज कि आपको ईमेल आ रहा है, आप उसको ओपन करोगे और लिंक पे क्लिक करोगे। ओके, ओटीपी आपको इंसर्ट करना है, और 10 मिनट का टाइम रहता है, ओटीपी एक्सपायर होता है नहीं तो रीसेंड करते हैं। बट ये पूरे प्रोसेस करने को कितना टाइम दिया गया? 15 दिन। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, वैसे ही कुछ। हाँ। यस। देखो, अभी ये सब करने के बाद, लिसन, अभी हम लोग प्रोसेस सीखते हैं, एक्चुअल प्रोसेस। एक सेकंड, पहले डेट ऑफ सबमिशन कर लेते, तो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा और इजीली समझ में आएगा। ये 15 दिन वाला समझ में आया? देखो, एक सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोगों को सोच के आंसर करना है, खुद से आ जाएगा। समझो कि मैंने ये सबमिट किया 12 नवंबर को। ओके, 12 नवंबर को मैंने ये सबमिट किया। अब मेरे को 15 दिन का टाइम मिल रहा है। अच्छा देखो, ये 12 नवंबर को दो ऑप्शन पॉसिबल है। मैंने येस करके सबमिट किया रहेगा, या तो नो करके। नो करके अगर मैंने सबमिट किया रहेगा ना, फिजिकली ऑफिसर आएगा, पर मेरा एप्लीकेशन सबमिटेड कब माना जाएगा? नहीं नहीं, 12 तारीख को ही सबमिट माना जाएगा, क्योंकि आपने पहले से बोल दिया कि नहीं करवाएंगे ऑथेंटिकेशन। तो आपने आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, नंबर आपको ऑफिसर आने के बाद ही मिलेगा, दैट इज ट्रू। ओके, लेकिन आपके साइड से आपका काम हो गया। ओके, लेकिन अगर आपने यस बोला है, तो आपका काम खत्म नहीं हुआ अब तक। काम खत्म कब होएगा? अगर आप लोगों ने 12 नवंबर को बोला कि मैं ऑथेंटिकेशन करवाऊंगा, तो 12 नवंबर को आपका काम खत्म नहीं हुआ। हाँ, वेरी गुड, जब ऑथेंटिकेशन होगा तब खत्म होगा। ओके, समझो कि यहाँ पर मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ऑफिसर देखो, ऑफिसर का टाइम अपना टाइम है, वो अलग टाइम है उसका। हम लोग का सबमिशन होने के बाद ऑफिसर अपने काम को शुरू करेगा, तो पहले अपना काम अपने साइड से खत्म होना चाहिए। ओके, सुनो अभी, टोटल 3 केसेस है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपने हाँ बोला, मतलब यस करके बोला, और 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने ओटीपी डाल भी दिया। ओके, तो ये पहला प्रोसेस। दूसरा, आप लोगों ने हाँ तो बोला था कि हम ओटीपी डालेंगे। ओके, लेकिन आपने 15 दिन का टाइम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं किया, एक्शन लिया ही नहीं। और तीसरा, पहले ही मना कर दिया। समझ में आ रहा है कि 3 ऑप्शंस? आप लोगों ने यस बोला और एक्शन लिया, ये पहला। यस बोल के 15 दिन तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, दूसरा। और तीसरा, ओके, पहले ही मना कर दिया। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, ये वाला प्रोसेस। अभी इसमें गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आप लोगों ने सबमिट किया था ऑन 12 नवंबर, बट आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन किया ऑन 17 नवंबर, तो इस बार आपका डेट ऑफ सबमिशन क्या मानेंगे? 17 मानेंगे। समझ में आ रहा पॉइंट? मतलब ऑफिसर वर्क विल स्टार्ट आफ्टर 17। सबको समझ में आ रहा पॉइंट? यहाँ नेक्स्ट, मैंने सबमिट किया था 12 नवंबर को। यहाँ पर सबमिट किया 12 नवंबर को, मैंने ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं। कितना टाइम था मेरे पास? 15 दिन। अभी डेट ऑफ सबमिशन क्या मानेंगे? डीम्ड सबमिशन, पर डीम्ड कब मानेंगे? 12 को या 27 को? दो ऑप्शन है। ओके, 27 इज द राइट आंसर। रीजन सुनो, अगर समझो 27 तारीख तक ऑफिसर बेचारा रुका रहा, और बाद में फिर हम लोगों ने सबमिट ही नहीं किया, तो ऑफिसर अपना काम शुरू कब से करेगा? 27 के बाद, कि 12 से उसका काम चालू हो गया था? 27 से। समझ में आया क्या बात? क्योंकि हम लोग का टाइम लैप्स होने के बाद वो काम शुरू करेगा। क्या क्या? नहीं, देखो, वो काम स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने ही बोला है कि मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, बाद में स्टार्ट करना। समझ में? हाँ, बोलो। हाँ, आएगा, यस। 27 के बाद फिर नो वाला हो जाएगा, यस, वो मैं सिखाऊंगा अभी।
ओके, डेट ऑफ सबमिशन माना जाएगा 27 नवंबर। सबको समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, गलती नहीं है, वो दिसंबर का एग्जाम्पल होगा। क्या हुआ? वो मैं बताऊंगा, वो सिखाया नहीं आपको। नंबर नंबर कितने दिन में मिलेगा वो मैं सिखाया नहीं, सुनो। सबमिशन तो 27, ये वाला। क्या डाउट, क्या बोलो? हाँ, मैं बाद में बताता हूँ। सुनो, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, ये वाला। सबमिशन का डेट मेरा 12 तारीख है। मैंने बोला था कि यस आई विल डू ऑथेंटिकेशन, लेकिन मैं ऑथेंटिकेशन नहीं करता हूँ 15 दिन तक। ओके, तो 15 दिन खत्म होते ही ऑफिसर मानेगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, बिना ऑथेंटिकेशन के। मतलब एज गुड एज आपने मना किया है। समझ में आया पॉइंट? और ये वाला केस, आपने सबमिशन किया 12 नवंबर को, ओके, और पहले ही मना कर दिया, तो ऑथेंटिकेशन का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो इधर डेट ऑफ सबमिशन क्या मानेंगे? वेरी गुड। ओके, यहाँ पर 12 मानेंगे। उसके बाद वो काम करेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? यहाँ पर देखो, एवरीवन लिसन, इधर देखो। अभी ये जो डेट है ना, ये वाली डेट, देखो थोड़ा मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कुछ नहीं। ओके, ये जो डेट ऑफ सबमिशन है ना, ये आपका बिकमिंग लायबल से 30 दिन के अंदर होना चाहिए, तो ही स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, लायबल के पिछले दिन का। देखो ये जो है ना, ये वाला डेट्स, ये डेट्स, ये डेट्स शुड बी विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल। हम लोगों ने सीखा ना 30 दिन में अप्लाई करने का, तो ये डेट्स शुड बी विद इन 30 डेज। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर समझो कि मेरा टर्नओवर 1 अक्टूबर को क्रॉस हुआ है और डेट ऑफ सबमिशन 17 आ रहा है, तो मेरे को 30 सितंबर का स्टॉक का आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है सब लोग को? तो ये हो गया डेट ऑफ सबमिशंस। इसका रिलेवेंस क्या है? और लैप्स नहीं होएगा, जिस दिन नंबर मिलेगा उसके पिछले दिन का आईटीसी मिलेगा। ये डेट का रिलेवेंस समझ में आ गया? क्या रिलेवेंस है बोलो? हाँ, और ये दिन के बाद से ऑफिस काम शुरू करेगा खुद का। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, प्रोसीजर को दो पार्ट में बाइफरकेट किया है लोगों ने। पहला प्रोसीजर, आप लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ बोला था, आप लोगों ने ओटीपी भी डाल दिया 15 दिन के अंदर। और अच्छा है, उसका हवा आ रहा है इधर, कूलिंग हो रहा है इधर। सुनो, आधार ऑथेंटिकेशन आप लोगों ने ऑप्ट किया था, ओटीपी भी आप लोगों ने फर्निश मतलब डाल दिया, और ऑफिसर जो है, ओके, फिजिकली वेरीफाई करने को नहीं आ रहा है। ऑफिसर जो है वो फिजिकली वेरीफाई करने को नहीं आ रहा है। लिसन एवरीवन, ऑफिसर फिजिकली वेरीफाई करने को नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आ सकता था वो, सब कुछ करोगे तो भी आ सकता है वो। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों ने सब प्रॉपर किया, लेकिन वो जगह ही, जो जिसका आपने नंबर लिया, वो जगह ही एग्जिस्ट नहीं करता। समझो आप लोगों ने लिखा भूत बंगला मुलुंड, ओके, अभी वो है ही नहीं, तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो नहीं आएगा क्या वो? आ जाएगा। समझ में आएगा पॉइंट? तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑफिसर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जगह सच में एग्जिस्ट करता है। समझो कपीश मॉल लिखा आपने, तो हाँ, उसको लग रहा है बराबर है, इधर हो सकता है करके। ओके, सुनो सुनो, आगे दूसरा। दूसरा, आप लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ बोला, पर 15 दिन में आप लोगों ने ओटीपी नहीं डाला, तो ये प्रोसेस आएगा। हाँ, या तो आप लोगों ने पहले से ही मना कर दिया, ओके, या तो एवरीथिंग इज प्रॉपर, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन भी किया, ओटीपी भी दिया, पर ऑफिसर बोलता है मुझे विजिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये दो केसेस बाइफरकेशन है। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, फिजिकल वेरीफाई। सुनो, अभी वापस से मैं रिपीट करता हूँ दोनों। पहला केस, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग गए, हम लोगों ने ओटीपी भी डाला,
और ऑफिसर आना नहीं चाहता है, ओके, तो एकदम सिंपल प्रोसेस इधर रहेगा। उधर हम लोगों ने या तो ऑथेंटिकेशन के लिए पहले से मना कर दिया, या तो हम लोगों ने हाँ बोला पर 15 दिन में ओटीपी नहीं डाला, और तीसरा हाँ बोला, ओटीपी डाला, पर ऑफिसर जो है, ओके, वो उसको आने का इच्छा हो रहा है। समझ में? ऑफिसर फिजिकली वेरीफाई करके फिर नंबर देता है आपको। परफेक्ट। सुनो अभी, इसको कैसे याद रखना है अभी देखो। 3777, तो क्या याद रखेंगे अपन? 3777। समझ में आ रहा है क्या याद रखने का? 3777। अभी पहला 30 अपने को पता है, ओके, 30 डेज के अंदर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, लाइबल होने के 30 दिन के अंदर वी हैव टू अप्लाई। हमारे एप्लीकेशन के अगले 7 डेज के अंदर, ओके, ऑफिसर विल आइदर एक्सेप्ट अवर रजिस्ट्रेशन, सब कुछ सही रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो ये 7 दिन नहीं होते। ओके, तो अभी ऑफिसर क्या करता है, नोटिस देता है अपने को, ओके। हाँ, उसने रिजेक्ट नहीं किया, वो रिजेक्ट करने जा रहा है। हाँ, तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है उसका रीजन पूछ, मतलब बता रहा है, और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। सुनो, कभी कभी क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड के नाम पे प्रॉपर्टी है, ओके, लैंडलॉर्ड के नाम पे प्रॉपर्टी है, और हम लोगों ने लाइट बिल दिया है, ओके, और लाइट बिल पे हमारा नाम है। समझा ध्यान से, ये प्रैक्टिकल केस बोल रहा हूँ, अभी अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट में एक केस हुआ था। ओके, लैंड ओनर के नाम पे जगह है, और लाइट बिल टेनेंट के नाम पे। ओके, टेनेंट के नाम पे लाइट बिल है। सुनो ध्यान से, टेनेंट के नाम पे लाइट बिल है। तो ऑफिसर ने क्या किया, शो कॉज नोटिस दिया, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी उसके नाम पे लाइट बिल आना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने उसको फर्निश किया कि ऐसा नहीं होता है। ओके, लैंडलॉर्ड के नाम पे लाइट बिल आना चाहिए, जनरल केस है, 99% केस ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो 1% केस है उसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लैंडलॉर्ड ने जगह दे दिया। अभी उधर मीटर लगाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेनेंट का था। जो पर्सन मीटर लगाता है ना, उसके नाम पे लाइट बिल आता है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? अभी देखो, मीटर समझो। हाँ, सुनो सुनो, मीटर मीटर जिसके नाम पे रहेगा ना, मीटर, हाँ, उसके नाम पे लाइट बिल आएगा। तो इस बार मीटर किसने लगाया? टेनेंट ने, तो लाइट बिल टेनेंट के नाम पे आ रहा है, पर जगह किसका है? लैंडलॉर्ड का, तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये डिफरेंस का रीजन हम लोगों ने क्या किया, उसको शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में फर्निश किया। नहीं नहीं, क्या क्या? नहीं, वो एड्रेस प्रूफ जस्ट फॉर चेकिंग की उधर से बिजनेस हो रहा है कि। सुनो, 99% केस में, हाँ, मतलब बहुत लोग को नहीं मालूम, तो लोग ऐसा कर लेते हैं कि लोन भी लेने का रहेगा। बराबर है, वो बैंक वालों को भी नहीं मालूम, बैंक वाले को भी नहीं मालूम रहता। हाँ, फिर बैंक वाला फिर इंडेक्स टू वगैरह मांगता है। ओके, इंडेक्स टू वगैरह मांगते हो लोग बैंक वाले, कि आपका प्रॉपर्टी तो आप इंडेक्स टू बताओ, उस पे आपका नाम होना चाहिए। तो ऐसा सब और वेरीफाई करता है बैंक तो। पर जीएसटी डिपार्टमेंट को खाली लाइट बिल से मतलब है, क्योंकि उनको अंदर का कुछ भी नहीं मालूम। सुनो सुनो, तो वो लोग क्या देते, शो कॉज नोटिस देते। शो कॉज नोटिस मतलब कि वो लोग हम लोग को बोल रहे हैं, प्लीज शो अस अ कॉज एज टू व्हाई वी शुड गिव यू रजिस्ट्रेशन। ओके, आप हम लोग को रीजन दो, शो अस अ कॉज, मतलब आप हमको एक रीजन दो कि हम आपको नंबर दे। हमको लग रहा है कि नंबर नहीं मिलना चाहिए ड्यू टू दिस रीजंस। समझ में आया? हाँ, आप बताओ कि हम आपको नंबर क्यों दे दे। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ओके, तो हम लोग को अगले 7 डेज के अंदर गवर्नमेंट बोलता है यू हैव टू फर्निश रिप्लाई। यहाँ पर देखो, अपने को अगले 7 दिन में क्या करना है, यहाँ पर देखो, अगले 7 दिन में हमें क्या करना है, रिप्लाई फर्निश करना है। और हम लोग का रिप्लाई होने के बाद ऑफिसर को अगला वापस से 7 दिन मिलेगा, हाँ, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और इस बार वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, अगर समझो नहीं जम रहा है तो।
और फिर अगर ये रिजेक्शन के बाद क्या होएगा, हम लोग को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, सब प्रोसेस वापस करना है। तो इसमें हम लोग का 30 डेज का टाइम लिमिट भी छूट सकता है। तो हम लोग का आईटीसी का नुकसान भी हो सकता है। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग? नहीं नहीं, भी हम लोग करेंगे ना उसके बारे में, सुनो सुनो, करेंगे करेंगे, खत्म खत्म करते, रुको 1 मिनट। ओके, यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट और एक पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑफिसर अगर अपना काम टाइम पे नहीं करता तो इट वुड बी कॉल्ड एज डीम्ड अप्रूवल। ऑफिसर का काम कौन सा है इन दोनों में, इन चारों में? और दूसरा ये वाला। ओके, दो काम वो लोग के, समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, ये दो काम उन लोग के रहेंगे। अगर ये काम ये लोग अपने टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते तो इट वुड बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। ओके, ये अप्रूव हो गया ऐसा मान लेंगे। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है सब लोग को? ओके, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस, इधर इधर का प्रोसेस है 30-30। ओके, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, 30-30 इज द प्रोसेस। 30 डेज पहला वाला तो सेम ही है, 30 डेज में वी हैव टू अप्लाई, और अगले 30 डेज में रजिस्ट्रेशन। 30 दिन में नंबर मिल जाएगा, समझ में आया पॉइंट सब लोगों को? लेकिन ये 30 दिन में नंबर मिलने से पहले एक प्रोसेस होएगा। वेरी गुड। ओके, ऑफिसर विल फिजिकली वेरीफाई, समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, यस, सुनो सुनो, ये देखो, हाँ कर रहा हूँ, सुनो। 30 डेज में वी हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, अगले 30 दिन में हम लोगों को नंबर मिलेगा। ओके, अगले 30 डेज में हम लोग को नंबर मिलेगा। लेकिन नंबर मिलने से पहले ऑफिसर क्या करेगा? हाँ, फिजिकली वेरिफिकेशन करके जाएगा कि सच में आपका बिजनेस उधर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर 30 दिन में नंबर नहीं मिलता तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ओके, आप लोग को डीम्ड माना जाएगा कि नंबर मिल गया। सबको क्लियर है पॉइंट? कौन से दोनों? हाँ, इधर 7-7 दिन में नहीं मिला तो, और उधर 30 दिन में नहीं मिला तो। ठीक है। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ना ऑफिसर जानबूझ के हमेशा लास्ट लास्ट डेट्स पे आता था, ताकि मतलब, हाँ, हम लोग मना कर सके और फिर बाद में ये लेट अप्लाई करे, री अप्लाई, और 30 दिन निकल जाए। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला ऑफिसर को कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग को 30 दिन का टाइम तो दिया है, 30 दिन में नंबर देने का टाइम दिया, फिजिकली वेरीफाई करने का टाइम 30 दिन नहीं है। 30 दिन का टाइम क्यों दिया तुम लोग को? नंबर देने का टाइम है वो क्या करने का है तुम लोग को? फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड, फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड, हाँ, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू, हाँ, प्रायर टू कंप्लीशन डेट। मतलब कि समझो कि ये 30 डेज जो ना, ये 30 डेज, नीचे वाला 30 डेज, ओके, ये समझो कि खत्म हो रहा है आपका 31 जनवरी को। हाँ, तो 5 दिन, तो 5 दिन जो रहेगा ना, 5 दिन, वो 31 से पहले 5 दिन, मतलब 26 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन खत्म हो जाना चाहिए। ओके, अभी ये 30 डेज वर्किंग डेज है कि नहीं, हो सुनो। जिधर जिधर भी ऑफिसर का काम है ना, जिधर जिधर भी ऑफिसर का काम है, ओके, वो वर्किंग डेज। जिधर जिधर भी अपना काम है वो नॉर्मल डेज। हाँ, इसका रीजन क्या है सुनो, उसका रीजन क्या है सुनो। हम लोग घर बैठे काम कर सकते हैं, पर ऑफिसर को काम करने के लिए उसको ऑफिस जाना पड़ता है। इसीलिए ऑफिसर का हमेशा वर्किंग डेज और असीसी का हमेशा नॉर्मल डेज। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट सब लोग? हम लोग लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं, पर ऑफिसर कैन नॉट वर्क थ्रू लैपटॉप, उन लोग को फिजिकली जाना पड़ता है। अभी फैकल्टी हूँ मैं, तो मेरा हो सकता है, क्योंकि मैं तो 4 जगह पे सिखाता हूँ, तो मेरा 4 जगह पे थोड़ी नंबर रहेगा। तो मेरे को घर का एड्रेस से नंबर लेना पड़ेगा। सबको प्रोसेस क्लियर हो गया क्या? ओके, अभी सुनो नेक्स्ट प्रोसेस, बात नहीं प्लीज, नेक्स्ट प्रोसेस, अमेंडमेंट्स इन रजिस्ट्रेशन। ओके, अमेंडमेंट मतलब क्या, अगर हम लोग को समझो कुछ चेंजेस करने का है, जैसे हम लोग को नया प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है, ओके, या तो जुना प्लेस ऑफ बिजनेस निकालना है, ओके, या तो फिर हम लोग को पार्टनर को ऐड करना है, या तो पार्टनर को निकालना है, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओके, कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स।
कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फील्ड्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जैसे बिजनेस का नाम चेंज करना, पार्टनर को ऐड करना, एड्रेस एडलेस करना, ये सब इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। और नॉन कोर फील्ड्स मतलब मोबाइल नंबर चेंज करना, ओके, ईमेल आईडी चेंज करना, ये सब छोटा मोटा चेंज है। ओके, सीए चेंज हुआ तो फिर मोबाइल नंबर चेंज, तो ऐसा करते हैं क्लाइंट्स। तो ये सब केसेस में, ओके, ये सब केसेस में इट इज कॉल्ड एज नॉन कोर अमेंडमेंट्स। ओके, नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट के लिए देर इज नो प्रोसेस, नो प्रोसेस। लेकिन कोर फील्ड को चेंज करने के लिए प्रोसेस है, और ये प्रोसेस है 15-15-7-7। तुम लोग को बताना है क्या है, सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही है। 15-15-7-7 बोलो। हाँ, चेंज होने से 15 दिन में अप्लाई करो। हाँ, ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा या तो शो कॉज नोटिस देगा, शो कॉज दिया तो रिप्लाई। समझ में आया सब लोगों को? और ऑफिसर ने अपना काम टाइम पर नहीं किया, डिम्ड अप्रूवल। सबको समझ में आया पॉइंट? सबको क्लियर है? ठीक है, तो अपना ये दो प्रोसेस हो गया। ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तुम लोग को आज? हाँ, ठीक है, तो इसको लिख लेना अभी। आधा घंटा तुम लोग लिख लो ये पूरा। ठीक है।